नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह बना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लड़ाई में असली खेला बाकी है? क्या ये पूरा अभियान जो अब चुनाव के समय पर शुरू किया गया, इसका केंद्र बिंदु एक पेन ड्राइव है? जी हां, एक पेन ड्राइव, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सबूत है। कोई भयानक सबूत है, कोई बड़ा सबूत है। अमित शाह पर इससे पहले भी कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि अदालत ने एक बार उन पर गुजरात जाने पर भी रोक लगा दी थी, जिसको लेकर विपक्षी राजनीतिक दल अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए उनको तरी पार की संज्ञा देते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस पेन ड्राइव का जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह के आरोपों का जिक्र किया जा रहा है, उस तरह का आरोप इस देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आज तक कभी भी किसी ने नहीं लगाया। तो क्या वाकई वो पेन ड्राइव बड़ा मसला है जिसको ढूंढने के लिए जांच एजेंसी ईडी को लगाया गया था? और क्या उसी पेन ड्राइव को बचाने के लिए ममता बनर्जी तुरंत पुलिस कमिश्नर के साथ, पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ सीधे आईपैक के दफ्तर पर पहुंच जाती है, जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी और उन पर आरोप लगाया गया कि वो तमाम कागजों को छीन कर ले गई, ऐसा ईडी कह रही है? क्या उसमें वो पेन ड्राइव भी था जिस पेन ड्राइव में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सबूत है? और अगर वाकई ये मसला पेन ड्राइव का है, तो मान के चल लीजिए कि यह मामला अभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि मामला तो अभी और बढ़ेगा। और एक और बात जो बड़ी दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी इस पूरे एपिसोड में प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं बोल रही है। वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रही हैं, वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रही हैं और प्रधानमंत्री से तो गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री को आप संभाल लीजिए। तो ये कहा जाता है कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, भाजपा के पास ये तमाम जानकारी रहती है। अब उसमें जांच एजेंसी हो या जो भी एजेंसी हो, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए, मेरे कम कहे को ज्यादा समझिए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी भी ममता बनर्जी के पास है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो अलग अलग गुट बन गए हैं, इस बात की जानकारी भी ममता बनर्जी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, इस बात की जानकारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसलिए वो अमित शाह पर तो निशाना साध रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को छोड़ रही हैं। और इससे भी बड़ी बात कि क्या देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों में जो कुछ भी चल रहा है, उसकी जानकारी भी ममता बनर्जी को थोड़ी बहुत हो रही है। क्योंकि याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो अधिकारी उन तक खबरें पहुंचा रहे हैं, अधिकारी उन तक फाइल पहुंचा रहे हैं। और अधिकारी से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि राजनीति की हवा सीधी दिशा में चल रही है कि उल्टी टेढ़ी होकर राजनीति की दशा और दिशा बदलने जा रही है। ये इस देश के आईएएस आईपीएस अधिकारियों से ज्यादा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, अब यह बात कहना अपने आप में कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि भैया ईडी कह रहा है कि 2022 का ये जो पैसा है, काला धन, तथाकथित काला धन, इसको गोवा के चुनाव में लगाया गया। तो आप पूछेंगे भैया 2022 का मामला है, 2023 में क्या कर रहे थे, 2024 में क्या कर रहे थे, 2025 में क्या कर रहे थे, और 2026 में जब चुनाव का समय आ गया तब आप ये क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी के आरोपों में कहीं ना कहीं दम लगता है। ये कहना भी अपने आप में अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई जवाब देगा नहीं कि हकीकत में ये मामला 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव से जुड़ा ही नहीं है दोस्तों। ये मामला तो पिछले विधानसभा चुनाव से, जी हां, 2021 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे कुछ महीने पहले का, यानी ये 2020 का मामला है। अब आप पूछते रहिए कि भैया ईडी, भैया नरेंद्र मोदी, भैया अमित शाह, आपकी इतनी शानदार जांच एजेंसी है जिनके मामले अदालत में टिक नहीं पाते, तो 2020 वाला मामला 21 के विधानसभा चुनाव में उछाला, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, थोड़ी बहुत सीटें, थोड़ी बहुत क्या, बहुत सीटें बढ़ गई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सरकार में नहीं आ पाई। तो फिर उसके बाद 22, 23, 24, 25 क्या करते रहे, 26 का इंतजार करते रहे। लेकिन मैंने कहा ना, इन सब सवालों के पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई जवाब देगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आप सुनते होंगे कि भैया हमेशा तो चुनाव ही चलते रहते हैं। तो आप कहोगे कि इस चुनाव के समय, उस चुनाव के समय, इसको हमारे बिहार में थेट्रोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन आपके स्क्रीन पर मैं कुछ सवाल दिखा रहा हूं और ये सवाल आपको बहुत सारी चीजें बताता जाएगा। आप सुनिए, ममता बनर्जी ने क्या सवाल उठाया। आज तक की खबर, मेरे पास पेन ड्राइव है, खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे। ये कौन सा खुलासा है दोस्तों?
दैनिक भास्कर की खबर, ममता बोली मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। और नीचे आ जाइए, सत्य हिंदी की खबर, ममता के पास अमित शाह की कौन सी पेन ड्राइव है, आखिर क्या छुपा है राज। और नीचे और भी एक खबर है, और दूसरे पेज पर अगर मैं आप दिखाता हूं, फिर एक आप स्क्रीन देखिए, इसमें भी कई मीडिया समूह ने इस खबर को हाईलाइट किया है, यानी हवा बदल रही है क्या राजनीति की। देखिए जी न्यूज की खबर, मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो, ईडी के छापे के बाद भड़क उठी ममता बनर्जी। पत्रिका न्यूज की खबर, मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव। एमएसएन की खबर, मेरे पास भी अमित शाह की पेन ड्राइव, ज्यादा तंग किया तो खोल दूंगी पोल। और उसके बाद नीचे एक और खबर है। ये तमाम खबर ये बता रही है कि ममता बनर्जी ने किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये कह दिया है कि मेरे पास भी एक पेन ड्राइव है जनाब। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपने परेशान किया तो मैं उस पेन ड्राइव के राज को खोल दूंगी। अब सवाल वही उठ रहा है, लाख टके का सवाल है दोस्तों, कि उस पेन ड्राइव में है क्या, अमित शाह के खिलाफ उस पेन ड्राइव में है क्या। अब ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में भीड़ थी, मामला टल गया। अमित शाह के दफ्तर पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक तरह से धरना प्रदर्शन, पुलिस खींचते हुए उन सांसदों को ले गई। ये तमाम तरह के ये राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में जो विजुअल वाले जो घटनाक्रम होते हैं दोस्तों, इसके बीच में ये सवाल तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस पेन ड्राइव में है क्या, क्या है उस पेन ड्राइव में अमित शाह के खिलाफ, जिसको लेकर ममता बनर्जी अमित शाह को डराने की कोशिश कर रही हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है नेताओं के बीच में, क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करेगा अमित शाह के खिलाफ? क्या वो पेन ड्राइव बीजेपी के नेता के पास पहुंचाया जाएगा? क्या वो पेन ड्राइव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचाया जाएगा? क्या वो पेन ड्राइव मोहन भागवत तक पहुंचाया जाएगा? क्या उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में किया जाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी तो कह चुकी है कि मेरे पास जो पेन ड्राइव में सबूत है, अगर वो सामने आ गया तो हंगामा मच जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने आरोप क्या लगा दिया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। अमित शाह का नाम लिया उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास इसके सबूत है, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। एक बड़ा आरोप, भारतीय जनता पार्टी को हिला देने वाला आरोप ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया है दोस्तों। मोटे तौर पर दो तीन चीजें मैं बता देता हूं कि किस तरह से आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा। ये प्रशांत किशोर की कंपनी हुआ करती थी, कानूनी रूप से प्रशांत किशोर अब उस कंपनी से अलग हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं अभी भी प्रशांत किशोर जो है वो उस कंपनी से व्यवहारिक रूप से अलग हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात की जानकारी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है दोस्तों। लेकिन कानूनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन पिछले कई वर्षों से देखने वाली प्रशांत किशोर की द्वारा बनाई गई आईपैक से अभी प्रशांत किशोर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनाव में वो जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के दावे को नकारते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के दावे किए थे और उस दावे पर प्रशांत किशोर खड़े होते थे। अब ममता बनर्जी की दो तीन चीजें आप देख लीजिए क्या कहा उन्होंने। प्रोटेस्ट जहां पर छापा मारा गया वहां ममता बनर्जी पहुंच गई, कई सारे दस्तावेज ले गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रणनीति से जुड़े दस्तावेजों को चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी को वहां पर भेजा था। और ये पूरी टाइमलाइन 8 जनवरी को देख लीजिए, सुबह 6:30 बजे आईपैक ऑफिस पर ईडी की पहली रेड। ऑफिस खाली था, डिजिटल और फिजिकल दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई। सुबह 7:30 बजे, ये 8 जनवरी को बता रहा हूं मैं, 8 जनवरी को क्या क्या हुआ। सुबह 7:30 बजे ईडी की दूसरी टीम प्रतीक जैन के घर पहुंची। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची और 19 मिनट बाद ग्रीन फाइल के साथ वो बाहर निकली। दोपहर 1 बजे ममता आईपैक ऑफिस पहुंची, जो 15 किलोमीटर दूर था वहां से। वहां एंट्री एग्जिट बंद था। बेसमेंट लिफ्ट से 11वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस तक पहुंची और शाम के 4:22 पर करीब 3.5 घंटे के बाद ममता बाहर निकली। ईडी का दावा, सीएमओ अफसरों ने फाइलें काफिले की गाड़ी में रखी। कई तरह के बयान आए, भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह का बयान दिया, लेकिन ममता बनर्जी का बयान बहुत रोचक था। उसी दिन ममता बनर्जी ने बयान दिया कि ईडी की कार्रवाई के दौरान वह मौके पर गई थी। ये कल बोली उन्होंने
कि ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थी। उस दिन भी उन्होंने आरोप लगाया, कल भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान उनकी पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई मुझ पर राजनीतिक हमला करता है तो मैं और मजबूत होकर वापस आती हूं। दिल्ली में हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए ममता ने कहा, दिल्ली में उस प्रदर्शन का जिक्र कर रही थी जहां उनके सांसदों ने जो है वो अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया था, पुलिस घसीटते हुए ले जा रही थी, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो उस प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके सांसदों पर हमला किया, जबकि बंगाल में बीजेपी नेताओं को रेड कारपेट यानी लाल कालीन वाला स्वागत मिलता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र में जनादेश चुरा लिया और अब वही तरीका बंगाल में अपनाना चाहती हैं। तो दिल्ली में कल प्रोटेस्ट हुआ, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर पर धावा बोल दिया। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर गई, एक लंबा प्रोटेस्ट किया जिसकी तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर की गई। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए गए और इससे पहले ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई। ये शिकायतें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापों से जुड़ी है। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और विधाननगर पुलिस ने ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जांच शुरू कर दी है। यानी राज्य सरकार की पुलिस ने केंद्र सरकार की चहेती जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। और वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में भी दोनों पक्ष पहुंच गए थे। कलकत्ता यानी कोलकाता हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होनी थी, कोलकाता शहर का नाम हो गया लेकिन उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ही कहा जाता है, तो वहां पर बेकाबू भीड़ के कारण जज साहब ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। कोशिश की गई कि कोर्ट रूम को खाली करवाया जाए, लेकिन जब कोर्ट रूम खाली नहीं हो पाया तो जज साहब ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। और अब इन जो मामलों की जो सुनवाई है वो 14 जनवरी को तय की गई है। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस छापे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई से, वोट चोरी, चुनावों को प्रभावित करने, इन सब तमाम चीजों से जोड़ रहे हैं और इस तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन फिर वही पेन ड्राइव वाला जो धमाका था वो धमाका करके ममता बनर्जी ने सबकी नींदें उड़ा दी है। अपने तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा, ईडी का छापा चुनाव के समय, ईडी की सक्रियता चुनाव के समय, जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी की एंट्री, इस सवाल पर आपका क्या मानना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दर्शकों से मैं ये भी कहूंगा, आप ये भी बताइएगा कि ममता बनर्जी ने जो पेन ड्राइव वाली धमकी दी है वो धमकी कितना काम आएगी और क्या अमित शाह अब डरेंगे। क्या अमित शाह को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र नहीं है, पश्चिम बंगाल हरियाणा नहीं है? क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हीं के खेमे की सरकार थी, हरियाणा में उन्हीं की सरकार, बिहार में उन्हीं की सरकार, तो वहां तो अपनी सरकारें थीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लड़ेंगी अड़ेंगी, इसके बावजूद ईडी वहां गई। क्या ईडी का वहां जाना और अमित शाह के खिलाफ ममता बनर्जी का पेन ड्राइव का जिक्र करना ये सिर्फ एक संयोग है या सिर्फ ये प्रयोग है? संयोग है या प्रयोग है या एक बड़ी साजिश है, ये जरूर बताइएगा। और ममता बनर्जी जिस आक्रामक अंदाज में सामने आ रही है, क्या उसके तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अपने तमाम जागरूक दर्शकों से मैं ये भी अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, भैया ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल की राजनीति अब किस तरफ घूमती हुई नजर आ रही है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई है अमित शाह बनाम ममता बनर्जी की, वो किस दिशा में जा रही है? और इस बीच संसद सत्र को लेकर भी खबर आ गई है कि 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और परंपरा के तौर पर पहले दिन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे, जिसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। और इसी सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर उतर गई है, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से हंगामा कर रही है, उससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार के संसद सत्र के दौरान भी मामला कोई बहुत ज्यादा साधारण रहने वाला नहीं है। बंगाल की लड़ाई संसद के अंदर भी लड़ी जाएगी और सिर्फ 24 घंटे बाद दोस्तों, जी हां, सिर्फ 24 घंटे बाद इस देश की जनता भी सड़कों पर उतरने जा रही है। 11 जनवरी पश्चिम बंगाल,
में राजनीतिक माहौल तो गर्म रहेगा ही, लेकिन 11 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में भी जनता उतरने वाली है। उत्तराखंड में भी 11 जनवरी के प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो उसके बाद अब उत्तराखंड में क्या होगा, इसको लेकर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इस पर भी मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये काम पहले करते तो शायद अब तक उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया होता। जब दबाव पड़ा तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा 9 जनवरी को शाम को 5:50 पर पोस्ट करके ये बताया कि बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता पिता ने भेंट के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय ले लिया है। मातृशक्ति की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है, यहाँ दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून का राज होता तो अब तक इंसाफ मिल गया होता। अब आप ही बताइएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये पोस्ट किया उसके बारे में आपका क्या मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत भी जरूर कराइए, जैसा कि मैंने आपसे अपील की, आग्रह की। और वीडियो को 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नए दर्शकों से, जो नए दर्शक के तौर पर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी अपील, आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता, 1 महीने का खर्च 89 रुपए है, यानी रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम। आपको अपनी मीडिया बनानी होगी दोस्तों, आपको अपने लोगों के साथ खड़े रहना होगा दोस्तों। जो आपकी बात करते हैं, अगर आप उनको मजबूत नहीं करोगे तो फिर आपकी आवाज कहने वाला कब तक अपने संसाधनों से आपकी आवाज को उठाता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।